अजी गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं टीसीएस चैप्टर का रिवीजन। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीसीएस कौन से ट्रांजेक्शन्स पर एप्लीकेबल होता है? अगर कोई सेलर स्पेसिफाइड गुड्स की सेल करता है या कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करता है तो टीसीएस एप्लीकेबल होता है। या फिर कोई लीजिंग और लाइसेंसिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उस पर भी टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1। तो क्या बोलता है? अगर सेलर स्पेसिफाइड गुड्स की सेल करता है, जैसे तेंदुलेव, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टिम्बर अदर देन तेंदुलेव, स्क्रैप की सेल करता है या एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सेल करता है या कुछ मिनरल्स की सेल करता है, जैसे कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, तो इन गुड्स की सेल पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1। दूसरा, अगर मोटर व्हीकल की सेल होती है तो फिर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1F। और अगर रेमिटेंस करते हैं थ्रू एलआरएस, एलआरएस मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम या ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की सेल करते हैं तो एप्लीकेबल होता है सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1G। या फिर अदर गुड्स की सेल करने पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1H। तो स्पेसिफाइड गुड्स की सेल करते हैं तो टीसीएस एप्लीकेबल होता है। अब हम पढ़ते हैं सेलर कौन होना चाहिए। सेलर सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 के लिए और सबसेक्शन 1F के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल और एचएफ सेलर इस सेक्शन में तभी कहलाएंगे जब उनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ को एक्सीड करे और प्रोफेशन के केस में इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 50 लाख को उनकी ग्रॉस रिसीप्ट्स अगर एक्सीड करे तो टीसीएस के लिए उनको सेलर माना जाएगा। और सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H के लिए सेलर किसको माना जाएगा? जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्संस को सेलर नहीं माना जाएगा सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H के लिए। फिर बायर किसको माना जाएगा? बायर किसी भी पर्सन को माना जाएगा जो बाय कर रहा है किसी भी सेल के ट्रांजैक्शन में जो बायर है। लेकिन एक्सेप्शन, गवर्नमेंट बायर नहीं कहलाएगी, फॉरेन एम्बेसी बायर नहीं कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्लब, और अगर बायर रिटेल सेल में पर्सनल कंजम्पशन के लिए जैसे लीकर परचेस कर रहा है, हमने कहा कि अगर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेल करते हैं सेलर तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। लेकिन बायर अगर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लीकर परचेस कर रहा है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1 वाला। अब हम पहले पढ़ते हैं टीसीएस की रेट क्या है, स्पेसिफाइड गुड्स पर कितना की सेल पर कितना टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तेंदुलेव्स की सेल पर 5%, एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन टिम्बर तो उस पर अदर देन तेंदुलेव्स उस पे 2.5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। स्क्रैप की सेल पर 1%, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सेल पर 1% और कोल, लिग्नाइट और आयरन और ये भी जो भी मिनरल्स होते हैं इनकी सेल पे भी 1% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और मोटर व्हीकल की सेल पर भी 1% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और रेमिटेंस टू एलआरएस और ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की सेल पर हम देखेंगे 5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा और कुछ केस में 0.5% भी टीसीएस एप्लीकेबल है। और अदर गुड्स की सेल पर कितना टीसीएस है? 0.1%। अब हम डिटेल में बात करते हैं। टीसीएस के प्रोविजन मोड ऑफ पेमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है और काफी केसेस में यहां पर टीसीएस के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं। लेकिन हम देखेंगे सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1F, 1G, 1H, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो वैसे टीसीएस के प्रोविजंस में थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है। वो कहां, कौन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1F, 1G, 1H, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगी। और टीसीएस कब कलेक्ट किया जाएगा? जब कलेक्टर कलेक्टी के अकाउंट को डेबिट करेगा तो मतलब डी, या कलेक्टर कलेक्टी से अमाउंट रिसीव करेगा आर, तो टीसीएस कलेक्शन किया जाता है डी और आर विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1F का टीसीएस है या सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H का F और H का अगर टीसीएस है तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ही टीसीएस कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। फिर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अगर मोटर व्हीकल की सेल है तो उस पर टीसीएस कैसे एप्लीकेबल होगा? इस केस में लगता है सेक्शन 206 सी का सबसेक्शन 1F। अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख है तो सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट।
कितना 1% ऑफ सेल कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन का 1%। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख है तो। अब ये जो टीसीएस का प्रोविजन है सिर्फ रिटेल सेल पर एप्लीकेबल है। अगर ये प्रोविजन वहां नहीं लगेगा जहां पर एक मैन्युफैक्चरर, मोटर व्हीकल का मैन्युफैक्चरर अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को मोटर व्हीकल सेल करता है, वहां पर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। सिर्फ रिटेल सेल ऑफ मोटर व्हीकल पर यह प्रोविजन लगेगा। फिर बात करते हैं, अगर रेमिटेंस की जा रही है थ्रू एलआरएस या ओटीपीपी यानी ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की सेल की जा रही है, तो यहां पर टीसीएस लगेगा सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1G। पहला केस समझते हैं, अगर रेमिटेंस की जाती है थ्रू एलआरएस, एलआरएस मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अगर एक अथोराइज डीलर के थ्रू आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, अथोराइज डीलर मतलब इन जनरल बैंक, जैसे बैंक के थ्रू आप फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हैं, तो बैंक यानी अथोराइज डीलर आपसे उस रेमिटेंस के अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। दूसरा केस, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, जो सेलर है ओटीपीपी का, वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब समझते हैं कब कलेक्ट करेगा। हमने समझा जब डेबिट करेगा कलेक्टर कलेक्टी के अकाउंट को, या जब उससे अमाउंट रिसीव करेगा, डेबिट और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर के टाइम पर इस सेक्शन में टीसीएस कलेक्शन करेगा सेलर बायर से, या अथोराइज डीलर कस्टमर से फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। इस केस में टीसीएस की रेट क्या एप्लीकेबल होगी? देखिए, अगर रेमिटेंस कर रहे हैं थ्रू एलआरएस, पर्पस देखा जाएगा कि किस पर्पस से आप फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हो। अगर आप एजुकेशन के पर्पस से फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हो और वो जो पैसा है आप रेमिटेंस कर रहे हो वो आपने लोन के थ्रू अरेंज किया है, आपने लोन लिया और वो लोन का पैसा फॉरेन रेमिटेंस करना चाह रहे हैं, और किससे लोन आपने लिया? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो नोटिफाइड है सेक्शन 80E में, आपने लोन का पैसा लिया, आपने एजुकेशनल लोन लिया और वो पैसा आप अगर फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हैं तो फिर टीसीएस की रेट कम है। देखिए, अगर रेमिटेंस कर रहे हैं आप 7 लाख से ऊपर, 7 लाख से ऊपर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर आप 7 लाख से ज्यादा रेमिटेंस कर रहे हैं तो सिर्फ 7 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर 0.5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और लेकिन अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए रेमिटेंस कर रहे हैं, लेकिन अदर देन अबो मतलब लोन के अमाउंट, लोन के पैसे से आप फॉरेन रेमिटेंस नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आप एजुकेशनल पर्पस के लिए रेमिटेंस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में पूरे साल भर में अगर आप 7 लाख से ऊपर रेमिटेंस करते हैं तो 7 लाख से जो एक्सीडिंग वाला अमाउंट है उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा 5%। मतलब जो अथोराइज डीलर है वो रेमिटर से 7 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर 5% टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं तो भी टीसीएस की रेट यही रहेगी और थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख है। 7 लाख तक टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 7 लाख से ऊपर अगर फॉरेन रेमिटेंस की जा रही है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट तो उस सिचुएशन में 7 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा 5% की रेट से। फिर अगर अदर पर्पस अदर देन एजुकेशन और मेडिकल पर्पस, मतलब अदर पर्पस के लिए आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं अथोराइज डीलर के थ्रू, तो उस सिचुएशन में 7 लाख से एक्सीडिंग वाला अमाउंट है, पूरे साल आप रेमिटेंस करते रहे, 7 लाख से ऊपर आपने जो रेमिटेंस की उस पर 5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से ये 5% की जगह 20% टीसीएस रेट एप्लीकेबल हो गई है, अमेंडमेंट। फिर अगर आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के सेलर हैं तो आप बायर से टीसीएस कलेक्ट करेंगे सेल वैल्यू का 5%। लेकिन पहले यहां पर कोई लिमिट नहीं थी, अब लिमिट, वैसे थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 7 लाख रुपए तक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर सेलर ऑफ ओटीपीपी बायर को ओटीपीपी सेल करता है तो 7 लाख रुपए तक का अगर अमाउंट है तो भी 5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा और 7 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पर 20% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। इस केस में 7 लाख तक भी 5% टीसीएस है और 7 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर 20%। लेकिन ये 5% और 20% कब से है? 1 अक्टूबर 2023 से। मतलब ये 7 लाख तक 5% ही लगेगा। ये बात कब से आई? 1 अक्टूबर 2023 से। और इससे पहले क्या था? इससे पहले तो आप कितना भी अमाउंट भेजो, कितना भी अमाउंट आप सेलर ऑफ ओटीपीपी बायर से कलेक्ट करे, सेल वैल्यू पर 5% ही टीसीएस एप्लीकेबल था। पहले 5% ही था, अमाउंट कितना भी हो। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से 7 लाख पर 5% हो गया, 7 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर 20% टीसीएस की रेट एप्लीकेबल हो गई। फिर ये जो 7 लाख का थ्रेशोल्ड है ओटीपीपी के लिए अलग है और रेमिटेंस थ्रू एलआरएस के लिए अलग है। लेकिन रेमिटेंस थ्रू एलआरएस में भी 3 पर्पसेस थे। एक तो एजुकेशनल पर्पस,
मेडिकल पर्पस और अदर पर्पस। तो 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या इन तीनों पर्पसेस के लिए अलग है? नहीं, ये कंबाइंड थ्रेशोल्ड है। ये 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट कंबाइंड है तीनों पर्पसेस के लिए, एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल पर्पस हो, चाहे अदर पर्पस हो। ठीक है, चलिए फिर लेकिन अगर पेमेंट कर रहे हैं थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड तो उसे एलआरएस के थ्रू रेमिटेंस नहीं माना जाएगा और उस पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये जो 7 लाख की लिमिट है, चेक कैसे करनी है? पर अथोराइज डीलर ये लिमिट नहीं है, पर रेमिटर है। फॉर एग्जाम्पल, रेमिटर मैं हूं और अथोराइज डीलर 1 के थ्रू मैंने कुछ अमाउंट रेमिट किया और अथोराइज डीलर 2 के थ्रू कुछ अमाउंट रेमिट किया। मैं रेमिटर हूं तो मैं कितने भी अथोराइज डीलर के थ्रू मैं फॉरेन में रेमिटेंस करूं, सबको एग्रीगेट करके देखा जाएगा, कारण यह 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट पर रेमिटर है और पर अथोराइज डीलर नहीं है। अब इस केस में फॉर एग्जाम्पल मिस्टर पी ने फॉरेन रेमिटेंस की अथोराइज डीलर एक्स के थ्रू और वाई के थ्रू। ठीक है, तो 7 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल पहले अथोराइज डीलर एक्स के थ्रू रेमिटेंस की थी मान लीजिए 4 लाख की, अब वाई के थ्रू रेमिटेंस कर रहे हैं मान लीजिए 10 लाख। ठीक है, तो 7 लाख तक टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो इस केस में जब मिस्टर पी अथोराइज डीलर एक्स के पास जाएगा फॉरेन रेमिटेंस करवाने के लिए, तो वो उसको एक अंडरटेकिंग देगा कि पहले मैंने 7 लाख की लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट एंजॉय नहीं की है और मैं पहले मेरे पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो इस टाइमिंग पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये विद इन 7 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है। लेकिन जब दूसरी बार वो वाई अथोराइज डीलर के थ्रू फॉरेन रेमिटेंस करेगा तो उस सिचुएशन में 4 लाख तक कवर हो चुका है। 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट में से 4 लाख कवर हो चुका है, बाकी का 3 लाख तक का उसे थ्रेशोल्ड लिमिट वो अवेल कर पाएगा। इस तरीके से 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी यूज हो गई और फिर बाकी के 7 लाख की रेमिटेंस पर उसे टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो 7 लाख तक टीसीएस नहीं है, 4 लाख और 3 लाख, बाकी का 7 लाख जो है रिमेनिंग 7 लाख उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और ये जो 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, मैंने बोला कि इसके लिए अलग है, रेमिटेंस थ्रू एलआरएस के लिए अलग है और ओटीपीपी के लिए अलग है। लेकिन रेमिटेंस थ्रू एलआरएस के अंदर ये जो 3 पर्पस हैं, मेडिकल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस और अदर पर्पस, ये इनके लिए कंबाइंड है। ठीक है, 7 लाख इन 3 पर्पसेस के लिए कंबाइंड है। रेमिटेंस थ्रू एलआरएस के लिए अलग है 7 लाख और ओटीपीपी के लिए 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है। अब तो मैंने यहां लिखा टू थ्रेशोल्ड अप्लाई इंडिपेंडेंटली, एलआरएस के लिए अलग, ओटीपीपी के लिए अलग। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप ओटीपीपी परचेस कर रहे हैं, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज परचेस कर रहे हैं और जो एलआरएस में भी क्लासिफाई हो रहा है, तो फिर ओटीपीपी ही इसे माना जाएगा और ओटीपीपी वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो एलआरएस में भी कवर हो रहा है और ओटीपीपी में भी कवर हो रहा है, तो उसको ओटीपीपी ही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल ने स्पेंड किया उसने ओटीपीपी के परचेस पर 3 लाख, फॉरेन टूर ऑपरेटर से परचेस किया और रेमिट की मनी जो क्लासिफाई है एलआरएस में भी, तो उस सिचुएशन में 7 लाख, देखिए इस केस में क्या होता है, 7 लाख तक भी टीसीएस एप्लीकेबल है। ठीक है, जबकि रेमिटेंस थ्रू एलआरएस में 7 लाख तक 0% टीसीएस है, लेकिन ओटीपीपी के केस में 7 लाख तक भी 5% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो इसको अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो ओटीपीपी में भी फॉल कर रहा है और एलआरएस में भी फॉल कर रहा है, तो उसको ओटीपीपी माना जाएगा। अब समझते हैं कुछ सिचुएशन में ये सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G का टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो एक तो हमने समझ लिया, अगर अथोराइज डीलर ऑन अमाउंट ऑन विच सम इज कलेक्टेड बाय सेलर मतलब ओटीपीपी वाली बात जहां पर एप्लीकेबल हो गई है और एलआरएस में भी वो एलआरएस भी है और ओटीपीपी भी है, तो उसका ओटीपीपी होना प्रिवेल करेगा, फिर उसे एलआरएस नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसपे टीडीएस भी एप्लीकेबल है और ये वाला टीसीएस भी एप्लीकेबल है, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला टीसीएस भी एप्लीकेबल है, तो उस सिचुएशन में ये वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा और टीडीएस ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो उस सेम ट्रांजैक्शन पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर बायर गवर्नमेंट है या फॉरेन एम्बेसी है या गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन है तो भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला। या बायर इंडिविजुअल है जो कि नॉट रेजिडेंट इन इंडिया है प्लस
वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, तो भी उस सिचुएशन में ये वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर बायर इंडिया में नॉट रेजिडेंट है और उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, मतलब वो नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उस केस में भी सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G वाला टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेल ऑफ अदर गुड्स पर टीसीएस के प्रोविजंस। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। देखिए टीडीएस चैप्टर में मैंने बोला था बायर को गवर्नमेंट ने टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बोला है सेक्शन 194Q में, और सेलर को बोला है सेल ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए बायर से सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में। अगर करंट ईयर में सेलर बायर को सेल कर देता है कितनी वैल्यू का गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख, तो फिर उस सिचुएशन में सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा 50 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर 0.1%। ठीक है, 50 लाख से एक्सीडिंग वाला जो अमाउंट है वो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट बायर सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। कितना? सेल वैल्यू अगर 50 लाख से एक्सीडिंग है, 50 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। और यहां पर हमने बायर की डेफिनेशन पढ़ी और सेलर की भी डेफिनेशन पढ़ी। सेलर की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, सेलर इस सेक्शन के पर्पस से किसको बोला जाएगा, जिस सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है और वो बायर से ड्यूरिंग द करंट ईयर 50 लाख की वैल्यू का गुड्स सेल कर रहा है बायर को, तो फिर 50 लाख से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट 0.1% वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब सीबीडीटी का सर्कुलर समझते हैं। अगर सेल की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स और सिक्योरिटी सेल किए जा रहे हैं, तो उस पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। या पावर एक्सचेंजेस पर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की सेल हो रही है, तो इस सेल पर भी सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H का टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगर मोटर व्हीकल की सेल हो रही है, तो इस पर हम पढ़ चुके सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F। अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख को एक्सीड करती है तो फिर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। हम पढ़ चुके हैं, देखिए टीसीएस मोटर व्हीकल की सेल पर देखिए पूरे सेल कंसीडरेशन पर, इस केस में तो क्या होता है, पूरे सेल कंसीडरेशन पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख को एक्सीड करता है तो पूरे सेल कंसीडरेशन पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा 1%। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं अदर गुड्स की सेल। तो अगर मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से एक्सीड करती है तो उस सिचुएशन में सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन जिस पे सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल नहीं हुआ, मोटर व्हीकल है बट उस ट्रांजैक्शन पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा मोटर व्हीकल है जिसकी वैल्यू 10 लाख से कम है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने एक कस्टमर को मान लीजिए 5-5 लाख की 12 कार बेच दी, तो फिर उस पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F नहीं लगेगा क्योंकि ईच मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से बिलो है। तो फिर उस सिचुएशन में यहां पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सेलर को बायर का, और सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जीएसटी कंपोनेंट वाले जो सेल वैल्यू हमको कंसीडर करनी है, इंक्लूडिंग जीएसटी कंसीडर करनी है, सेल वैल्यू प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी वाले अमाउंट पर 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना होगा। फिर एक और बात समझते हैं, अगर फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है नॉन रेजिडेंट एयरलाइन को एट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इंडियन एयरपोर्ट पर एक नॉन रेजिडेंट एयरलाइन कंपनी को फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और जहां पर बायर की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है, एंटायर इनकम एग्जेम्प्ट है, वहां पर भी सेलर बायर का टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर बायर की सिर्फ पार्ट इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो फिर सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब बात करते हैं लीजिंग ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कौन से सेक्शन में लगेगा, सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1C। उसमें अगर आप कोई लाइसेंसिंग एक्टिविटी करते हो, लीजिंग एक्टिविटी करते हो, क्या लीज पर देते हो, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्योरी अदर देन माइनिंग और क्योरिंग ऑफ मिनरल ऑयल, जहां पर लेसर लेसी को उसके बिजनेस पर्पस के लिए लीज पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है या लाइसेंसिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो जो लीज रेंट होगा उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। यहां पर से लेसर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, गवर्नमेंट चाहे नॉन गवर्नमेंट,
लेकिन बायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में टीसीएस कितना लगता है? लीजिंग और लाइसेंसिंग ट्रांजैक्शन पर, मतलब लीज रेंट पर कितना टीसीएस एप्लीकेबल होता है? 2%। 2% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अच्छा, यहां पर सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन का सिस्टम है क्या? मतलब कलेक्टिव अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर सर्टिफिकेट ला सकता है क्या? यस, ला सकता है, बट सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 में ही ला सकता है। 206C सबसेक्शन 1 में ही ला सकता है, 1C में नहीं ला सकता, सबसेक्शन 1C में नहीं ला सकता, और 1F 1G 1H में भी नहीं ला सकता। ठीक है, अब अच्छा, यहां पर ये दे रखा है कि वो सेक्शन 206C के सबसेक्शन 1C में तो सर्टिफिकेट दे सकता है। अब डिक्लेरेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन कलेक्टर को दे सकता है कि मेरे से टीसीएस कलेक्ट मत करो। इसके लिए वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है टीसीएस कलेक्टर को सिर्फ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 में, और सबसेक्शन 1 क्या था हमारा? सिर्फ यहां से यहां तक के केसेस, इसमें ही डिक्लेरेशन दे सकता है कलेक्टर को, बाकी केसेस में नहीं दे सकता। अच्छा, लीजिंग और लाइसेंसिंग वाले ट्रांजैक्शन में डिक्लेरेशन देना अलाउ ही नहीं है, कलेक्टर को डिक्लेरेशन दे ही नहीं सकता। फिर बात करते हैं हम कुछ केसेस में बायर की डेफिनेशन सबसेक्शन 1F, सेक्शन 206C का सबसेक्शन 1F बायर कोई भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन एम्बेसी वगैरह बायर नहीं हो सकते। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर कर रही है वो भी बायर नहीं कहलाएगी, और अगर लोकल अथॉरिटी है वो भी बायर नहीं कहलाएगी। तो अगर ये लोग बायर हैं तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये बायर के एक्सेप्शन में दे रखे हैं। फिर ठीक इसी तरीके से सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के लिए बायर किसको माना जाएगा? जो भी गुड्स परचेस कर रहा है, लेकिन एक्सेप्शन यहां पर भी वही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन एम्बेसी वगैरह को बायर नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, और लोकल अथॉरिटी भी बायर नहीं कहलाएगी, और अगर कोई इंपोर्टर है, गुड्स इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, उसे भी बायर नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड पर्सन पे भी सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात समझते हैं, तो हमने ये टीसीएस के सारे सेक्शन कंप्लीट किए। अब बात करते हैं हम, ये जो टीसीएस की रेट्स है, इसमें ये वैसे तो फ्लैट रेट है, क्या इसमें सरचार्ज जोड़ा जाएगा या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा जाएगा क्या? अगर कलेक्टिव नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है तो यस, सरचार्ज एज एप्लीकेबल, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जुड़ेगा टीसीएस रेट के अंदर। फिर पढ़ते इस चैप्टर के मिसलेनियस प्रोविजंस। इस चैप्टर के मिसलेनियस प्रोविजंस क्या है? टीसीएस कलेक्टर अपने असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म नंबर 49B के अंदर अप्लाई करेगा कि मुझे आप टीडी कैन नंबर यानी 10 नंबर अलॉट करें। कब तक अप्लाई करना होगा? जब टीसीएस कलेक्ट करेगा वो कलेक्टिव से, उस मंथ एंड से 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करेगा कलेक्टर अपने असेसिंग ऑफिसर को कि मुझे 10 नंबर या टीडी कैन नंबर अलॉट किया जाए, और फिर वो जिस महीने टीसीएस कलेक्ट किया उस मंथ एंड से 1 वीक के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर वो टीसीएस डिपॉजिट कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी हमने बात की थी सर्टिफिकेट दे सकता है कलेक्टिव, अपने असेसिंग ऑफिसर के पास अप्लाई करे कि मैं, मुझ पर टीसीएस की लोअर रेट एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो फिर असेसिंग ऑफिसर उसको ये सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और फिर वो ये कलेक्टिव असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेकर कलेक्टर को फर्निश कर देगा टीसीएस कलेक्टर, फिर उसके हिसाब से टीसीएस कलेक्शन कम रेट से करेगा। ये सर्टिफिकेट सिर्फ लोअर कलेक्शन का हो सकता है, नॉन कलेक्शन ऑफ टीसीएस का नहीं हो सकता है। और क्या कलेक्टर को डिक्लेरेशन दे सकता है? हाँ, बायर दे सकता है, मतलब सेक्शन 206C सबसेक्शन 1। अगर बायर रेजिडेंट है तो वो अपने ओन मोशन पर कलेक्टर को टीसीएस का डिक्लेरेशन दे सकता है कि आप मेरे से टीसीएस कलेक्ट करिए ही मत, लेकिन ये सिर्फ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के लिए ही हो सकता है, सबसेक्शन 1C के लिए नहीं हो सकता है, सबसेक्शन 1F के लिए नहीं हो सकता, सबसेक्शन 1G के लिए नहीं हो सकता, सबसेक्शन 1H के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, इस डिक्लेरेशन के अंदर बायर क्या लिखेगा? रेजिडेंट बायर क्या लिखेगा कि मैं जो भी गुड्स परचेस कर रहा हूं उसको मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करूंगा, या आर्टिकल और थिंग के प्रोडक्शन में यूज करूंगा, या पावर जनरेशन के पर्पस के लिए मैं आपसे ये गुड्स परचेस कर रहा हूं, इसकी मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो बायर, रेजिडेंट बायर ये डिक्लेरेशन दे कि मैं ये जो गुड्स परचेस कर रहा हूं सेलर आपसे, इसको मैं रीट्रेडिंग नहीं करूंगा, इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करूंगा या पावर जनरेशन में यूज करूंगा। तो फिर उसके बाद कलेक्टर को कलेक्टिव ये डिक्लेरेशन फर्निश कर देगा कि मुझसे आप टीसीएस मत कलेक्ट करिए, और उसके हिसाब से वो टीसीएस कलेक्टर टीसीएस कलेक्शन नहीं करेगा। अब एक बात समझते हैं, कलेक्टर कलेक्टिव से टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहा है, तो क्या टीसीएस कलेक्टर को क्वार्टरली बेसिस पर टीसीएस के स्टेटमेंट फर्निश करने पड़ेंगे? यस, वो क्वार्टरली बेसिस पर फर्निश होंगे। तो
पहले 3 क्वार्टर के केस में क्या होगा, पहले 3 क्वार्टर के केस में क्वार्टर एंड से 15 दिन के अंदर टीसीएस कलेक्टर टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करे, और लास्ट क्वार्टर के लिए वो 1.5 महीने के अंदर टीसीएस कलेक्टर टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करे क्वार्टरली बेसिस पर। करेक्शन स्टेटमेंट भी फाइल किया जा सकता है। अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए करेक्शन स्टेटमेंट भी फाइल किया जा सकता है, या जो स्टेटमेंट अर्लियर फाइल किया था उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, डिलीट करनी है या अपडेट करनी है, तो उस पर्पज से टीसीएस कलेक्टर टीसीएस स्टेटमेंट करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। इसके बाद जो टीसीएस कलेक्टर है वो कलेक्टी को टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करे, और ये जो डेट्स हैं इसमें आप 15 दिन ऐड कर देंगे तो ये सर्टिफिकेट इशू करने की ड्यू डेट आ जाएगी। सर्टिफिकेट भी क्वार्टरली बेसिस पर इशू किया जाएगा। कैसे, इन जो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल हुआ, टीसीएस कलेक्टर ने क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल किया, उस डेट में आप 15 दिन जोड़ देंगे तो ये टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करने की ड्यू डेट आ जाएगी, और टीसीएस कलेक्टर को इस टाइम लिमिट के अंदर कलेक्टी को टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करना होगा। अब बात समझते हैं, अगर आप इस चैप्टर की नॉन कंप्लायंस करते हो, टाइम पर गवर्नमेंट को टीसीएस डिपॉजिट नहीं कराते हो टीसीएस कलेक्टर आप, तो फिर इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 206C में कितना, जिस डेट को टीसीएस कलेक्टिबल था और जिस दिन आप गवर्नमेंट को पे करते हो, जिस दिन टीसीएस कलेक्टिबल था, जिस दिन आप गवर्नमेंट को पे करते हो, तब तक के पीरियड के लिए 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, मतलब एक दिन का भी अगर डिले हुआ तो 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा कलेक्टिबल डेट से एक्चुअली पेड डेट तक के पीरियड पर। और अगर आप टीसीएस के स्टेटमेंट लेट फाइल कर रहे हो तो लेट फीस लगेगी सेक्शन 234E में कितना, 200 रुपया पर डे। लेकिन ये लेट फीस टीसीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। अब छोटी सी बात, 3 छोटे से सेक्शन समझते हैं, 3 छोटे से सेक्शन समझते हैं। जब टीसीएस कलेक्टर टीसीएस का स्टेटमेंट फाइल करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको टीसीएस की इंटीमेशन इशू करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टीडीएस चैप्टर में हमने सेक्शन 200A समझा था। तो टीसीएस स्टेटमेंट जो टीसीएस कलेक्टर फाइल करता है उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग करता है। अगर उस टीसीएस स्टेटमेंट के अंदर कोई अर्थमेटिकल एरर रह गई है तो वो ठीक कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या उसके अंदर टीसीएस कलेक्टर ने कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट क्लेम किया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्लेम का मतलब क्या है, एक एंट्री दूसरी एंट्री से मैच नहीं हो रही, जहां मैच होनी चाहिए एक एंट्री दूसरी एंट्री से मैच नहीं हो रही है तो वो इनकरेक्ट क्लेम माना जाएगा और वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या टीसीएस की रेट सही अप्लाई नहीं की, जैसा उस रेस्पेक्टिव सेक्शन में प्रेस्क्राइब्ड रेट है उसके हिसाब से टीसीएस कलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर उसे इनकरेक्ट क्लेम माना जाएगा। और उसके अंदर डिमांड जनरेट हो सकती है, आपने टीसीएस कम कलेक्ट किया तो डिमांड जनरेट हो जाएगी, और अगर आपने टीसीएस ज्यादा कलेक्ट किया तो रिफंड, तो उसकी इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजेगा टीसीएस कलेक्टर को। अच्छा, अगर टीसीएस देरी से जमा कराया गया है तो इंटरेस्ट का भी मेंशन होगा इस इंटीमेशन के अंदर, और अगर टीसीएस स्टेटमेंट लेट फाइल हुआ है तो सॉफ्टवेयर अपने आप लेट फीस कैलकुलेट कर लेगा और वो लेट फीस का भी मेंशन हो जाएगा इस इंटीमेशन के अंदर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटीमेशन भेजेगा टीसीएस कलेक्टर को, कब तक, जब टीसीएस स्टेटमेंट फाइल हुआ उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 1 साल के अंदर। फिर बात समझते हैं कि कलेक्टी आप कलेक्टर को अपना पैन नंबर दो। कलेक्टी आप अगर अपना पैन नंबर नहीं देते कलेक्टर को तो उस सिचुएशन में आपसे टीसीएस कलेक्शन हायर रेट से किया जाएगा। कितना, ट्वाइस द प्रेस्क्राइब्ड रेट। ट्वाइस द प्रेस्क्राइब्ड रेट का मतलब प्रेस्क्राइब्ड रेट का डबल, और 5% व्हिचएवर इज हायर, लेकिन किसी भी केस में 20% से ज्यादा नहीं। लेकिन जो सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H है उस सिचुएशन में प्रेस्क्राइब्ड रेट का डबल और 1%, मतलब 5% की जगह 1%, व्हिचएवर इज हायर। ऐसा कब, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के लिए प्रेस्क्राइब्ड रेट का डबल और 5% की जगह 1%, व्हिचएवर इज हायर रेट से टीसीएस कलेक्शन होगा। फिर अगर कलेक्टी अप्लाई कर रहा है असेसिंग ऑफिसर को कि मुझे लोअर शॉर्ट कलेक्शन ऑफ टीसीएस का सर्टिफिकेट इशू करो, और उसके अंदर कलेक्टी अपना पैन नंबर मेंशन नहीं कर रहा है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या असेसिंग ऑफिसर उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, और सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ तो फिर टीसीएस कलेक्टर फुल रेट से टीसीएस कलेक्शन करेगा। फिर अगर कलेक्टी सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है कलेक्टर को कि मेरे से टीसीएस कलेक्शन करो ही मत, लेकिन उस डिक्लेरेशन के अंदर कलेक्टी ने कलेक्टर को डिक्लेरेशन दिया, उस डिक्लेरेशन के अंदर अगर कलेक्टी अपना पैन नंबर मेंशन नहीं करता तो फिर कलेक्टर इस डिक्लेरेशन को इनवैलिड मानेगा और अकॉर्डिंगली वो टीसीएस कलेक्शन करेगा। फिर
क्या कलेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि कलेक्टी ने जो पैन नंबर दिया है वो सही है, उससे ही बिलोंग करता है? हाँ, चेक करना पड़ेगा। अगर वो सही पैन नंबर नहीं दे रहा है तो फिर ये वाला सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा और हायर रेट से टीसीएस कलेक्शन होगा। लेकिन कलेक्टी अगर एनआरएनसी है, फॉरेन कंपनी है, जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, तो ये था अगर कलेक्टी पैन नंबर का डिफॉल्टर है, कलेक्टी अगर पैन नंबर का डिफॉल्टर है तो फिर इस केस में सेक्शन अप्लीकेबल होती है सेक्शन 206 और हायर रेट से टीसीएस कलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर कलेक्टी आईटीआर का नॉन फाइलर है, मतलब वो रिटर्न डिफॉल्टर है, कलेक्टी ने अपना आईटीआर ही फाइल नहीं किया, तो फिर उस केस में भी हायर टीसीएस की रेट अप्लीकेबल होगी। और यहां पर लग रहा है सेक्शन 206 सीसीए। ये सेक्शन बिल्कुल टीडीएस चैप्टर के सेक्शन 206 ए बी जैसा है। अगर टीसीएस कलेक्टी स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब रिटर्न डिफॉल्टर है, जिस प्रीवियस ईयर का आईटीआर फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है, तो अगर हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 23-24 में प्रीवियस ईयर 22-23 के आईटीआर फाइल करने का टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ दीजिए। उससे पहले का प्रीवियस ईयर एक सिर्फ, तो प्रीवियस ईयर 21-22 का आईटीआर अगर कलेक्टी ने फाइल नहीं किया है और उस ईयर में कलेक्टी के पास टीडीएस टीसीएस की एग्रीगेट क्रेडिट कम से कम 50,000 थी, 50,000 या 50,000 से एग्रीगेट क्रेडिट थी उसके पास, कलेक्टी के पास, फिर भी कलेक्टी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ऐसा कलेक्टी स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। और फिर कलेक्टर को कहा गया है गवर्नमेंट ने कि आप इस रिटर्न डिफॉल्टर कलेक्टी का टीसीएस कलेक्शन हायर रेट से करिए। और हायर रेट इस केस में क्या रहेगी? प्रेस्क्राइब रेट का ट्वाइस और 5%, विच एवर इज हायर, लेकिन किसी भी केस में ये 20% से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, अगर कलेक्टर को लगता है कि कलेक्टी पैन नंबर का भी डिफॉल्टर है और रिटर्न का भी डिफॉल्टर है, तो इन दोनों सेक्शन में जो भी हायर टीसीएस रेट होगी उसका भी हायर, दोनों में से जो हायर है वो वाली टीसीएस रेट से टीसीएस कलेक्टर कलेक्टी से टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो ये कंप्लीट हुआ आपका टीसीएस चैप्टर का रिवीजन।